जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के लिए, जिसे आप फाइनल एग्जाम कह सकते हैं या फिर वार्षिक परीक्षा कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें मॉर्निंग की यानी कि जनरल शिफ्ट का जो आपका एग्जाम है वो है 15 फरवरी को और इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर है 16 फरवरी को, ठीक है। तो दोनों ही डेट्स के लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इस पेपर को कंप्लीटली इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर ऐसा है बच्चों जिसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले 10 साल के पेपरों में एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बच्चों जो आपका एग्जाम अभी पॉलिटिकल का फाइनल होगा उसमें इस पेपर के क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि ये आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा इससे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा कि जो आंसर रहेगा क्वेश्चंस का वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे कि आप भी वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख सकें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए वैसे तो आपको पेपर का पैटर्न पता ही होगा लेकिन कुछ बच्चे हैं जिसे नहीं पता होगा तो मैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ, ठीक है। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 होंगे। आपका जो पेपर है वैसे यहाँ पे बताया नहीं गया लेकिन टोटली जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। जिसमें से पहला जो है उसमें आपसे 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर 13 से लेके 18 2 मार्क्स के आपके आएंगे टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 19 से 23 जो है वो 4 मार्क्स के आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको करना होता है। फिर यहाँ पे जो है वो पैटर्न चेंज हो गया क्या कि अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 24 गद्यांश वाला, क्वेश्चन नंबर 25 कार्टून वाला, क्वेश्चन नंबर 26 चित्र वाला, ये सभी के सभी 4-4 नंबर के देंगे लेकिन ये प्रश्न रहेंगे आपके एमसीक्यू वाले, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 से लेके 30 जो है वो 6 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। वैसे अभी तक के पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि टोटल 3 क्वेश्चन आते थे 11th में भी और 12th में भी, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। और चारों में भी चॉइस है, बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पेपर के जो आपके 6 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है, आपके जो 6 नंबर वाले प्रश्न है इसको हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी क्योंकि देखो जब यहाँ पे मैं बात करता हूं 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन की तो इसमें 4 आपकी चॉइस भी है, तो टोटल 8 क्वेश्चन, इसीलिए आधे घंटे की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी जिसमें 6 नंबर के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहला जो रहेगा वो है हमारा अनुभाग नंबर ए यानी कि सेक्शन ए है, 1 अंकीय प्रश्न, 1 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी जो है वो रहेंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे ना क्या है कि शुरुआत में टोटल हम करेंगे 12 एमसीक्यू, ठीक है। शुरुआत में टोटल 12 एमसीक्यू, फिर आगे चल के 4-4 नंबर के हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, तो टोटल वो भी हमारे यहाँ पे टोटल जो 12 एमसीक्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनका आंसर जरूर करें और वीडियो के बिल्कुल एंड होने के बाद में आप मुझे जरूर बताएं कि आपके टोटल 24 एमसीक्यू में से कितने आपने राइट आंसर दिया है, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरी प्रैक्टिस कैसी हुई है, ठीक है ना। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे जवाब दे रहे हैं तो अच्छा लगता है इन बातों को, ठीक है। वेल शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन की, ओके। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना। वो नाटक की तरह नहीं है, मतलब अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। प्रश्न ये कहता है कि आजाद भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया गया, यह कथन किसका है। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जितने भी धर्म थे सभी को एक जैसा संरक्षण दिया है सरकार ने यानी कि राज्य ने। तो यह कथन किस व्यक्ति का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, महात्मा गांधी का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, किसका है ये बेसिकली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। किसका कथन है बच्चों, ये है जवाहरलाल नेहरू जी का, ओके। इंग्लिश में इसी तरीके से इन इंडिपेंडेंट इंडिया whose statement is equal protection by the state to all religious, that is जवाहरलाल नेहरू, ओके। मैंने बोला था मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। यानी कि
जब संविधान सभा की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरी बैठक, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है जो एक उद्घाटन टाइप में होते हैं, उस दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद ही जब दूसरी बैठक होती है तो किसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है? ठीक है, सरदार पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आप सभी को पता है किसे चुना जाता है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा में, ठीक है, पर्दे के पीछे से भूमिका किसने निभाई? आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए पर्दे के पीछे से जिसने भूमिका निभाई थी उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो इसका नाम है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक ये समझ में आया। दूसरा अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे किसने किया था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन में आपको मैंने 4 पार्ट अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी और भी अच्छी तैयारी कराता चलूंगा। ठीक है ना, तो एक ही साथ आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। चलिए अभी मैं इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आप क्वेश्चन को आसान तरीके से देख सकें। ठीक है, चलिए अगला है कि हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी के पार्ट है उनकी आप विशेषता समझ गए। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली की विशेषता नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक 2 नंबर का आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऐसी विशेषता है जो कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली की विशेषता है, एक है जो नहीं है। अब पहले देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली है, ये काफी सरल है उन लोगों के लिए, उन मतदाताओं के लिए, हम जैसे जो वोटर्स हैं जिन्हें राजनीति का और चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, जैसे गांव के लोग हैं, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, चुनाव के समय मतदाताओं के सामने ना एक स्पष्ट विकल्प होता है। ठीक है, वो किसी भी पार्टी के नेता को क्या कर सकता है, विकल्प जो भी चुनाव चिन्ह होता है, उम्मीदवार का नाम और फोटो जो होता है उस हिसाब से वो जो है उसे चुन सकता है। ठीक है, इसमें जो प्रतिनिधि होता है यानी कि जिसे हम चुनते हैं जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में जवाबदेही होता है। ठीक है, अब विशेषता कौन सी नहीं है आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये गलत है। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारी ये प्रणाली है सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही चुना जाता है। ठीक है ना, मान लेते हैं जैसे यूपी को टोटल 28 हमने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा, तो उन 28 क्षेत्रों से एक ही एक बंदा लिया जाएगा। ठीक है, वहीं जो हमारी दूसरी प्रणाली अगर आपको याद है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो उसमें यह होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से आप एक नहीं, दो नहीं, 10 से 15 भी चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ मोस्ट विनिंग बाय द मोस्ट वोट्स। तो कौन सी है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए, इन पे विचार करना है। आइए समझते हैं। तो लोकसभा के बारे में हमारे सामने कुछ कथन दिए गए, इन पे हमें विचार करना है। आइए देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहला, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव आम जनता करती है, और किसके द्वारा? जो मतदान की प्रक्रिया होती है, नॉर्मली जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा करती है। ये वाला कथन भाई राइट है। ठीक है, दूसरा ये, इसे हम निचला सदन भी कह सकते हैं। निचला सदन इसलिए क्योंकि आम जनता के द्वारा से चुना जाता है, इसीलिए आम जनता का सदन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें एक जैसी हैं, तो दोनों ही सही भी हैं। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा की जो भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसकी जो अधिकतम संख्या है बच्चों वो है 552। लेकिन आप सभी को पता है वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है ये अब, पहले राज्य था अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य, लेकिन अब इसको राज्य भी नहीं छोड़ा बल्कि अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, यानी कि इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, जो भी अब संचालन प्रक्रिया होती है वो कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब 552 नहीं बल्कि 543 ले गई ये संख्या। ओके, लोकसभा के सदस्यों की। तो यानी कि चारों कथन हमारे सही है। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोकसभा की बैठकें होती है इनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आपको कमेंट में ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 डाल के कि जो राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं
उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन सा व्यक्ति करता है, क्या नाम होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। वेल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो पहला जो है यानी कि लोकसभा के बारे में, ये सारे के सारे हमारे जो कथन है वो हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना समझ में। चलिए इंग्लिश में देखेंगे लोकसभा के बारे में जितने पार्ट दिए हुए हैं ये आपके चारों के चारों यहाँ पे सही हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है बच्चों, ये रहेंगे आपके अभिकथन और कारण वाले प्रश्न, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ करने कैसे होते हैं। तो अभिकथन कारण के बारे में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ें और समझें, बाकी क्वेश्चन को हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। यानी कि अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देश का भी और सरकार का भी प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे कि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा यहाँ पे इसको अपनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, यानी कि सारी की सारी सत्ता किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में ही होती है। इसीलिए एक ही व्यक्ति की पूजा का खतरा इसमें बना रहता है एक तरह की, ठीक है। कारण क्या है, कारण ये होता है कि अधिष्ठात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षा स्थायित्व पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ना ही तो विधायिका के प्रति, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें अभिकथन में बताया गया है उसी का कारण हमें नीचे दिया गया है, तो यानी कि व्याख्या भी यहाँ पे मिल गई हमें अच्छी तरीके की, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यानी कि असर्शन भी हमारा ठीक है, रीजन भी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया यहाँ पे जो है ना ये ए वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि बहुत से ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि सरकार ने यानी संविधान ने सरकार को दिए हुए हैं कि भाई आप जो है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ऐसा करो, ठीक है। अब बारी ये आती है कि कारण क्या था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 38 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए और ये कहा है कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा और साथ ही साथ जन सामान्य की भलाई के लिए बढ़ावा देने का प्रयास भी करेंगे। ये सही है। तो हमें एक तरफ क्या बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व दिए गए और दूसरे में बताएगी कौन कौन से किसमें दिए गए में से, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये दोनों ही सही है। तो अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और व्याख्या भी सही हो जाती है। यानी कि हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी अच्छी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल सा हमारा वही पार्ट हो जाएगा। फिर से जो हमारा सेक्शन ये ए वाला पार्ट था ना, ये हमारा 5वें के लिए भी हो गया और 6ठे के लिए भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपका 5वें के लिए ये हो गया और 6ठे के लिए भी जो ए वाला पार्ट है यही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे अच्छे तरीके से समझ में। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में पूछा गया बच्चों कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है, ठीक है। संविधान का अपना एक मूल सा ढांचा होता है और संसद या फिर अन्य कोई भी संस्था चाहे तो संविधान के इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है। यह फैसला किसका है, ये फैसला लोकसभा का है, विधायिका का है, न्यायपालिका का है या फिर कार्यपालिका का है। अब ना आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाएंगे कि संसद सहित कोई, तो यानी कि यहाँ पे लोकसभा तो पूरी तरीके से हट ही जाता है। अब संसद के साथ अन्य कोई भी यानी कि यहाँ पे कार्यपालिका भी हट जाता है, विधायिका भी हट जाता है, तो बचता है एक। ये निर्णय जो है बच्चों वो है न्यायपालिका था, क्योंकि जब 1972 का जो केशवानंद भारती मामला हुआ था उसमें न्यायपालिका ने ये कहा था, संपत्ति के अधिकार के बारे में उसी में बात कही थी, ठीक है। और ये भी बात उसी टाइम पे उन्होंने थोड़ी और बड़ी बात में कही थी कि भाई जो भी संसद हो, कार्यपालिका हो या फिर कोई सा भी अन्य संस्था कुछ भी हो, वो संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इवन मौलिक अधिकारों को कुछ हनन करेगा, उनको हानि पहुंचाए, ऐसे अधिकार भी नहीं बना सकती, ठीक है। ये बात है। इसी तरीके से इंग्लिश में है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर and no one including the parliament can tamper with the basic structure. Whose decision is this? That is of the judiciary. Okay? तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर ना बच्चों एक आपका फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको इनमें से सही कथन का चयन करना। क्वेश्चन है संघ सूची के बारे में, ठीक है। तो संघ सूची के बारे में अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है ना आज की
वो कम से कम आपके 1 घंटे की बनेगी आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए और भी ऐसे सैंपल मैं आपके लिए 1-2 और ले आऊंगा। ठीक है, तो संघ सूची में क्या दिया जाता है? संघ सूची में होते हैं बच्चों राष्ट्रीय महत्व के विषय। कैसे? केंद्रीय जो विषय होते हैं राष्ट्रीय, जैसे कि रक्षा, विदेश और रेल, बंदरगाह, व्यापार, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और लगभग कितने विषय हैं? 99 विषय। तो हमारा ए पहला राइट हो गया। बी दिया हुआ है राज्य सूची के बारे में। अब राज्य सूची में क्या होंगे? जैसे 28 राज्य है तो हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग सूची होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, अस्पताल, ये सारे विषय होते हैं। तो क्षेत्रीय महत्व यानी कि राज्य के क्षेत्र के जो विषय होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ये टोटल जो है लगभग 66 विषय होते हैं, तो ये भी सही है। संवत्ति सूची में कितने विषय होते हैं बच्चों? संवत्ति सूची में होते हैं 47 से तकरीबन 52 विषय, 47 से 52 विषय। ठीक है ना, तो यानी कि और ये जो संवत्ति सूची होती है इसमें कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि कानून बनाने के संबंध में जो हमारी संविधान है उसने जो सूचियां डिवाइड कर रखी हैं, संघ सूची केंद्र के मामले में, राज्य सूची राज्य के मामले में, संवत्ति सूची दोनों के मामले में। तो यहाँ पे ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स से पूछा जाएगा तो आप अच्छे तरीके से लिख देंगे सभी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। ओके बच्चों, कंप्लीटली आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा इंग्लिश में, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट इन दी फॉलोइंग। तो करेक्ट यूनियन लिस्ट के बारे में भी राइट है, स्टेट लिस्ट के बारे में राइट है, कॉन्टिनेंट लिस्ट के बारे में राइट है, ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ जाता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या है? जो स्थानीय शासन है, गांव जिला स्तर का जो शासन है, इसका बेसिकली मेन जो उद्देश्य है, मेन जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या है? ठीक है, प्रशासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक विकास, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर बच्चों, जो भी प्रशासन है, ठीक है, इसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब आप ये कहोगे कैसे भाई? क्योंकि देखो जब स्थानीय सरकार चुनी जाती है, यानी कि गांव जिला सरकार स्थानीय शासन चुना जाता है, तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है उसके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया करवाई जाती है पूरी की पूरी। और चुनता कौन है? जो आम लोग होते हैं गांव के, वही चुनते हैं इसे। ठीक है, तो यानी कि उन्हें ये लगता है कि हाँ भाई, हमारा भी देश में अस्तित्व है, हम भी सरकार में अपनी बातों को रख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पंचायती व्यवस्था का मेन उद्देश्य है कि प्रशासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है बच्चों, देखिए एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूं, टाइम बेशक लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से। ओके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज सिस्टम? दैट इज इंश्योरिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है टी.एच. मार्शल। ठीक है, समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने नागरिकता में कौन से 3 प्रकार के अधिकारों को जरूरी माना है? ठीक है, समाजशास्त्री का नाम क्या है? टी.एच. मार्शल। इन्होंने नागरिकता को अच्छा माना है, नागरिकता के बारे में अपने विचार दिए हैं इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि नागरिकता में ना मैं 3 तरीके के अधिकारों को जरूरी मानता हूं। अब वो 3 तरीके के अधिकारों में यहाँ पे जो अधिकार दिए गए वो कौन कौन से हैं, बस हमें इसका पता करें। ठीक है, तो कौन से बच्चों भाई? ये पढ़ते हैं। नागरिक आर्थिक और सामाजिक अधिकार। ठीक है, पहला क्या है? नागरिक आर्थिक और सामाजिक अधिकार। नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक शैक्षिक नागरिक, नागरिक राजनीतिक सांस्कृतिक। इनमें से कौन सा राइट है जो टी.एच. मार्शल नागरिकता में महत्वपूर्ण मानते हैं? वो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार को, राजनीतिक अधिकार को और सामाजिक अधिकार को, इनको महत्वपूर्ण मानते हैं नागरिकता के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख लेंगे कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ राइट्स that socialist T.H. Marshall considers essential in citizenship. So civil, political and social rights. Okay? Now, question number 11. सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। यह मूल्य मान्यता है। यानी कि देखो सभी लोग जो है मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य होने के नाते वो कुछ कुछ चीजों को पाने के बराबर के अधिकारी। तो ये जो कथन है ये किस बारे में है? क्या ये नैतिक अधिकारों के बारे में है, क्या ये सामाजिक अधिकारों के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में, या फिर राजनीतिक अधिकारों के बारे में? ठीक है, तो ये किसके बारे में बच्चों? ये है मानवाधिकारों के बारे में। इसके बारे में? मानवाधिकारों के बारे में। अब जब मानवाधिकारों की बात आ ही गई है तो एक चीज और समझ लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो कब मनाया जाता है बच्चों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानवाधिकारों की उद्घोषणा को
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कब बेसिकली माना था या लागू किया था, वो डेट क्या थी? ठीक है, तो डेट थी 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर 1948। तो आपको यहाँ पे एक ही साथ में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा था कि फेस कैम वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही पेपर में आपको अच्छी अच्छी चीजें समझाता चलूंगा, आप समझ लीजिए। ओके, इंग्लिश में देख लेंगे। ऑल पीपल आर entitled to certain things simply by being human. This is the basic belief of human rights. ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। अब 12 में ना आपका एक 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे और भी अच्छा हो जाएगा। क्या कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक कथन गलत मिलेगा, 3 कथन आपको राइट मिलेगा। तो एक कथन देखिए कौन सा गलत है। सबसे पहला आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के जो विचार है वो प्रकट कर सकता है किसी के सामने भी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी एक सभा बुला सकता है और भाषण कर सकते हैं, जैसे हम लोग 10-15 लोगों को बुला लेते हैं ना और आपस में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, काफिला टाइप में जैसा, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मनमानी नहीं कर सकता, ये भी ठीक है भाई कि व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार मनमानी नहीं कर सकता, जैसे कि दूसरे बंदे की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो। जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल और कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप देश हित में बोलते हैं, देश हित में कार्य करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को गलत बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपाय है। ठीक है ना, यानी कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा इसका गलत वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे आ जाता है which statement about freedom of speech is wrong, that is anyone can say or do anything, that is wrong. ओके, तो 21 मिनट्स हो चुके हैं, ओनली 22 हम कैसे। इस बीच हमने टोटल जो है अपने 12 जो एमसीक्यू थे, ठीक है, एक से, हाँ, टोटल हमारे जो 12 एमसीक्यू थे इनको कर लिया हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट, और आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने सेक्शन नंबर बी के साथ में, जिसमें रहेंगे हमारे 2 अंकीय प्रश्न। ठीक है, 2-2 मार्क्स के प्रश्न, और 2-2 मार्क्स से कितने हैं, 2 मार्क्स से टोटल आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाता है 13। 13 में पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 13 में पूछा गया है कि एक संस्कृति एक राज्य, इस नीति से क्या अभिप्राय है, क्या इस नीति को प्रयोग में लाना संभव है। यानी कि आपको सिंपल सा क्या समझाना है कि एक संस्कृति है एक राज्य है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, और क्या इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखो, एक संस्कृति एक राज्य की जो धारणा है, अवधारणा है, ये जो बात है, इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में यूरोप से। ठीक है, यूरोप में हुआ यूं था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को परखा गया था। ठीक है, बेसिकली जब यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय इस व्यवस्था को देखा गया कि हमें एक राज्य एक संस्कृति का पालन करना चाहिए। लेकिन वहां पे जितने भी अन्य लोग थे, अन्य पार्टी वगैरह थी, उनको ये बेसिकली वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आज भी एक राज्य एक संस्कृति को प्रयोग में लाना संभव नहीं है। ठीक है, बहुलवाद ही की प्रचलन है, अर्थात बहुत से समुदाय और संस्कृति के लोग एक ही देश में फल फूल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे मैं ये कह दूं, आपको ना मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, आप ना मुझे ध्यान से सुना। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि भारत को ना एक राज्य एक संस्कृति के रूप में हिंदू देश बना दो, एक टाइम के लिए मैं ये कह देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये हो पाना संभव है? नहीं है। इसीलिए ना जो बहुलवाद की प्रक्रिया है, बहुलवाद, इसको अपनाया जा रहा है, जहां पे भारत में एक नहीं दो नहीं कई धर्म एक साथ फल फूल रहे। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये कहना कि भाई इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, बहुत ही नामुमकिन है, ये ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द पॉलिसी वन कल्चर एंड वन स्टेट, इज इट द पॉसिबल टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। ओके, हम थोड़े बहुत मायने में कह भी सकते हैं, लेकिन टोटली नहीं है, जैसा कि आपकी किताब में जो आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग, जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपकी किताब के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, कितनी जल्दी भाग रहे हैं भाई। हाँ, यही था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ये है
कि गांव और जिला स्तर के शासन के लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न जहां तक मुझे लगता है बच्चों आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में। लेकिन मैं आपको 2 नंबर में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि 4 नंबर में और भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं गांव या जिला स्तर के शासन का लाभ यानी कि स्थानीय शासन का लाभ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारी सरकार होती है, इसका पीटी कम करते हैं। हाँ, हमारी जो सरकार होती है इसका कार्यभार कम हुआ है, उनके समय व शक्ति की बचत होती है। कैसे भाई? क्योंकि जो राज्य सरकार को कार्य करना होता है, ठीक है, और जो भी पैसों से ज्यादा खर्च करना होता है गांव या जिला स्तर तक आने के लिए, ठीक है, जो भी कार्य करना होता है तो उसके लिए बीच में बहुत सारे जो राजनीतिक पॉलिटिशियंस होते हैं वही उसमें जो पैसा होता है उसको कट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार का कार्यभार भी कम हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि गांव और जिला स्तर पर आसानी से सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे पैसा भी बचता है, शक्ति बचती है, समय भी बचता है, सारी चीजें बचती है। ठीक है, इसमें जो है लोगों को स्वयं अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अवसर मिलता है। जैसे कि अगर गांव में सड़क बनानी है, ठीक है, पुल बनाना है, मुर्गी फार्म खोलना है या फिर कोई मैच का स्टेडियम वगैरह वट एवर जो भी काम करना है, वहां पे लाइट की व्यवस्था करनी है, 24 घंटे लाइट देना है, तो ऐसे में जो भी काम किया जाता है गांव में तो लोगों को ऐसा लगता है यार हमारे गांव के लिए ही हो रहा है तो हम ही करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब उनके अंदर ना एक अच्छा स्वभाव आ जाता है। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। कैसे भाई? क्योंकि जो भी सरपंच होगा, जो भी मुखिया होगा, वो होगा तो उन्हीं के गांव का, जान पहचान का होगा, तो उनमें क्या होगा एक अच्छा इंटैक्ट बनेगा। कोई भी समस्या होगी वो आपस में बताएंगे और सुलझा लेंगे आसान तरीके से। तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब इसका बहुत अच्छा लाभ है। स्थानीय निकायों के द्वारा जो स्थानीय लेवल पर नई नई योजनाएं वो बना सकते हैं, राज्य को बता सकते हैं, उस आधार पर वो पैसा लेके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च में हो जाता है और कम समय में आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो है तो क्वेश्चन ये 4 नंबर का, लेकिन मैं 2 नंबर में इसलिए समझाया क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो देख लेंगे कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ विलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है लोकल गवर्नमेंट के वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। 15 में पूछा गया हमें अधिकार की आवश्यकता क्यों है, यानी कि मेरे पास अधिकार है कि मैं बोल सकता हूं आपके सामने, अपनी बातों को रख सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं, आपको अपनी बातें रख के आपको समझा सकता हूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, आपका अधिकार है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, जो भी आपके पास अधिकार है। आखिर हमें क्यों चाहिए? ठीक है, तो ये क्यों शब्द जब जुड़ गया ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहला व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, यानी कि अधिकार हमें इसलिए चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सके और कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाए, ताकि एक व्यक्ति होने के नाते समाज में जो उसका जो सम्मान होता है, उसका जो गरिमा होती है वो बनी रहे, इसलिए चाहिए होती है। ठीक है, दूसरा कारण लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज के टाइम पे आप देख लो, भारत जब पहले आजाद नहीं था, अभी से तकरीबन आप कह लो 70-80 साल पहले, 1947 में आजाद हुआ था, अभी 2023 चल रहा है, तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लो। ठीक है, लेकिन मान लो 80 साल के आसपास। ठीक है, देखिए मैंने लगा भी दिया तकरीबन 76 साल पहले। ठीक है, हालांकि 76वां स्टार्ट होगा, हम ये कह सकते हैं कि जब 26 जनवरी नहीं 15 अगस्त को स्टार्ट होगा, 75 मान लेंगे। ठीक है, तो जब भी इससे पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उस समय क्या था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही नहीं थी। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, प्रक्रिया कैसे चलेगी? जब भारत आजाद हुआ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चली। ठीक है, और क्यों चली? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाने के लिए, व्यक्ति की प्रतिभा क्षमता को विकसित करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप किसी योग्यता अगर आप रखते हैं, ठीक है ना, आप योग्य हैं, क्या समझ रहे हो? आप योग्य हैं और आपको अवसर मिलता है तो आप अपना विकास कर लेंगे, नहीं मिलता तो कैसे करेंगे? तो हमें इसलिए अधिकार की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपके लिए जब भी अवसर आए तो कोई आपका शोषण ना कर सके। ठीक, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए हम कह सकते हैं अगर व्यक्ति को अपना पूरा विकास करना है, पूर्ण तरीके से समाज में अच्छा खासा पैसा कमाना है, ठीक है, अच्छी खासी पहचान बनाए, तो उसके लिए अधिकार चाहिए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं वो बंदा जिसके पास में अधिकार नहीं है वो बेसिकली जैसे अधिकार है जो व्यक्ति है ना, जैसे पिंजड़े में बंद एक बंदा होता है उसके जैसा। ठीक है, तो इसीलिए भैया हमें अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ कुछ रीजंस है। इंग्लिश में देखेंगे व्हाई डू वी नीड राइट्स, तो राइट्स हमें बहुत कारणों की वजह से चाहिए होते हैं, वो आप यहां से इजीली देख सकते हैं। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा गया बच्चों हमसे निवारक नजरबंदी का वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स का प्रश्न है, निवारक नजरबंदी। पहले आप नजरबंदी का मतलब समझ लो। नजरबंदी सिंपल सा ये होता है जैसे
आपने अपने भाई को, बहन को, या फिर आपके जैसे पापा वगैरह है ना, वो कह देते कि पढ़ना है तुझे यहीं पे बैठ के, ठीक है ना, मैं नजर रख रहा हूँ तुझ पे, तो एक तरीके से उन्होंने आपको नजरबंद कर दिया कि मेरे नजरों के आमने सामने तू पढ़ेगा, ऐसी बात, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं निवारक नजरबंदी की कानून के संबंध में, तो अर्थ थोड़ा सा उलट जाता है। होता ये है कि सरकार को कभी ऐसा लगे कि कोई भी व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था की, देश की शांति को लेकर, देश की रक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसे इसी शक के आधार पर बंदी बना लिया जा सकता है, ठीक है। अब जब उसे बंदी बनाया जाएगा, तो निवारक नजरबंदी के तहत जिसे बंदी बनाया गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसे 3 महीने के लिए जेल में रख सकते हैं, और 3 महीने के बाद उसे किसी सलाहकार बोर्ड या फिर न्यायालय में पेश किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर उसे जिला मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय में ले जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो 3 महीने के लिए हो जाता है। और अगर आपको याद हो तो जब 1975 में आपातकाल लगा था, तो लाखों लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। आगे देखेंगे, डिस्क्राइब प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या है और ड्यूरेशन इसकी क्या होती है, वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यायपूर्ण बंटवारे से आप क्या समझते हैं, ये समझें, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट को। देखो, नॉर्मली सामाजिक न्याय को हम क्या समझते हैं कि सभी के साथ में भेदभाव ना हो, अवसर मिले, न्याय स्थापित हो जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ जो है हम वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण से भी लगा सकते हैं, और यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच में होता है, ताकि नागरिकों को जीवन जीने का समान धरातल मिल सके, जिसके लिए भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। साथ ही राज्य की सरकार के द्वारा कुछ भूमि सुधार कदम भी उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब क्या है, सिंपल सा ये है, आप मुझे ध्यान से सुनो, कि न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब इससे भी होता है कि वस्तुओं का, सेवाओं का समान रूप से बंटवारा किया जा सके, ताकि जितने भी समाज में नागरिक रहते हैं वो अपना विकास कर सके, अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। साथ ही कुछ भूमि सुधार कानून भी उठाए गए थे, ये सारी बातें आ जाती है, और सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम हमेशा उठाए जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, इससे बोलते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगला। अब यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश में इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में ऐसे है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग होता है, इस बारे में आप इन पॉइंट्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, सिंपल सा हो गया। अब आता है एक और प्रश्न, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है, हालांकि है तो 2 नंबर का, लेकिन 4 नंबर में ज्यादातर आया हुआ है, ठीक है। ओके, प्रश्न है कैबिनेट मिशन का वर्णन कीजिए। तो कैबिनेट मिशन बेसिकली भारत कब आया था, 1946 में। कहानी क्या थी, कहानी ये थी, मैं आपको समझाता हूँ कहानी, कि 1946 में ही ब्रिटेन में एक नई पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी, ठीक है। तो लेबर पार्टी की सरकार बनती है, तो वहां के जो वायसराय थे उन्होंने भारत में संपूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत भेजा, ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कुछ बातें कही, ठीक है। इसमें, इस रिपोर्ट में जो बातें कही थी उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। हाँ, एक सेकेंड। जो बातें कही वो इस तरीके से थी कि सदस्य का वर्गीकरण किया जाएगा 3 आधार पे, इसमें से टोटल सदस्य संख्या तो रहेगी संविधान सभा की 389, जिसे 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला जो है वो रहेगा ऐसे प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन से, जहां पे ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी, वहां से 292 प्रतिनिधि लिए जाएंगे, ठीक है। 4 प्रतिनिधि लिए जाएंगे उस एरिया से जो चीफ कमिश्नरों के प्रांत थे, बाकी 93 जो है वो भारतीय रियासतों से लिए जाने थे, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रतिनिधियों का। अब एक प्रतिनिधि जो चुना जाएगा उसका जो सीट रहेगी उसका कैसे वर्गीकरण किया गया, उसका वर्गीकरण ऐसे किया गया कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को ना उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया, यानी कि जैसे टोटल 292 ये प्रांत है, ठीक है। तो हर एक प्रांत से 10 लाख लोगों पर एक सीट को चुना गया, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुनने का बात यहाँ पे कही गई, ठीक है। उसके बारे में प्रत्येक प्रांत को सीटों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और यही था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जब पूरी तरीके से सफल होता है तो 389 सदस्य संख्या बनती है, ठीक है। उसके बाद में 3 जून 1947
कितना 3 जून 1947 में जो माउंटबेटन योजना होती है, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि भाई माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 को, जहां तक कंफर्म मुझे याद है। ठीक है, तो इसके बाद में भारत का विभाजन हुआ, और जब भारत का विभाजन होता है तब सदस्य संख्या कितनी रह जाती है, 299 रह जाती है। कितनी, 299, क्योंकि 90 सदस्य पाकिस्तान के चले जाते हैं, एक आधा जो है वो इधर उधर हो जाता है। इंग्लिश में देखेंगे डिस्क्राइब द कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए हुए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे पहले व्याख्या आ जाती है, फिर मेंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है आप उसे देख लेंगे, एंड जो सीट्स क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया था आप उसे देख लेंगे, एंड देन फिर यहाँ पे जो है सीट्स को कैसे प्रोवाइड किया गया, असाइन करेंगे 3 मेजर कम्युनिटीज से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर अच्छी तरीके समझ में, तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर बी था, ठीक है, सेक्शन, एक सेकंड, सेक्शन नंबर बी के 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा सेक्शन नंबर सी है, जिसमें 4 मार्क्स के टोटल हमारे 5 प्रश्न होने वाले हैं। ओके बच्चों, और हर एक क्वेश्चन आपको जैसे अभी तक समझाते आया था ऐसे ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, टोटल टाइम हो चुका है हमारा 36 मिनट, और तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो बनेगी, कम से कम 1 घंटा 10 या 1 घंटे की तो बनेगी यार। ठीक है, चलिए, 4 मार्क्स में सबसे पहला प्रश्न सबसे इजी है, इसीलिए मैंने इजी सा प्रश्न लिया है कि राजनीति विज्ञान है और विज्ञान नहीं भी है, यानी कि राजनीति को कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान नहीं मानते हैं, तो आपको दोनों पर विचार देने हैं। ठीक है, जो कि आपकी किताब में दिए गए। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है इसके बारे में। देखो, जो विद्वान ये मानते हैं कि भाई राजनीति जो है ना वो एक तरीके की साइंस है, पॉलिटिकल एक तरीके की साइंस है, वो ये कहते हैं, ऐसे विद्वान ये कहते हैं कि भाई राजनीति को ना हम एक क्रम के अनुसार समझ सकते हैं, उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक क्रम के अनुसार, जैसे साइंस में किया जाता है, जैसे साइंस में होता है ना न्यूमेरिकल्स लगाते हैं या फिर कुछ कुछ भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल में भी हम एक क्रम के अनुसार इसे जान सकते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना संभव है, जैसे हम साइंस में करते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से साइंस में हम भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही राजनीतिक विज्ञान में हम भविष्यवाणी करने की क्षमता हमने देखी है। और जैसे साइंस की बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती है, लेबोरेटरीज होती है, प्रयोगशालाएं होती हैं, ठीक उसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान की भी प्रयोगशाला हो सकती है अगर बनाई जाए तो। ठीक है, तो ये बात किसकी है, वे लोग जो पॉलिटिकल को साइंस मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। अब उनका इफेक्ट सुनिए, जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान कोई विज्ञान नहीं है। ठीक है, कैसे, जो लोग ये मानते हैं कि विज्ञान नहीं है, उनका कहना ये है कि राजनीतिक विज्ञान के ना जो भी सिद्धांत है, लोकतंत्र, समानता, न्याय, जितने भी सिद्धांत है, वो पूर्ण तरीके से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब जब स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही बात के लिए समान कारण होते हुए भी राजनीतिक विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। ठीक है, यानी कि जैसे साइंस होती है, तो उसमें आप किसी भी 2 फॉर्मूले को एक साथ लगाओ अलग-अलग क्वेश्चंस में, ठीक है? और टाइप अगर मतलब जैसे वॉल्यूम एक है, ठीक है? फॉर्मूला भी एक ही है, तो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है ना? आपने कोई फॉर्मूला लगाया और वॉल्यूम एक ही है, आंसर एक आएगा। तो उसी तरीके से जो राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, जो विद्वान ये मानते हैं, वो कहते हैं कि इसमें एक कारण होगा, समान कारण होगा, लेकिन उसके जो परिणाम निकलेंगे वो अलग निकलेंगे, ठीक है? और साइंस की तरह इसमें प्रयोग करना संभव नहीं है, और साइंस की तरह इसकी कोई अपनी प्रयोगशाला नहीं होती है। इसके अध्ययन को वैज्ञानिक विधि का अध्ययन नहीं माना जा सकता। ठीक है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया कि राजनीति विज्ञान है भी और राजनीति जो है वो विज्ञान नहीं भी है। ओके, अब आ जाइए इंग्लिश मीडियम के बच्चे कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस एंड इट इज नॉट। तो पहले बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस, जो इसके पक्ष वाले बंदे हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट ए और बी ये हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल इज अ साइंस, इस बारे में आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत बार आ चुका है ये कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण लिखिए। टू द पॉइंट आंसर मैं आपको बता दूंगा, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। इसके जो एकात्मक लक्षण है ना बच्चों, वो आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे और संघात्मक 4 नंबर में। हो सकता है दोनों को मिक्सअप करके आपसे 6 नंबर में पूछ लिया जाए। ओके, पहले समझ लेते हैं संघात्मक का। संघात्मक यानी कि जिसमें केंद्र को, संघ को बेसिकली केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, तो संघात्मक में होता है कि संविधान की सर्वोच्चता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि देश में जो भी शक्ति मौजूद हो, कोई भी शक्ति विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिविल सेवा के सदस्य, अन्य पॉलिटिशियंस, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। सबका एक हेड है, वो है संविधान। ठीक है, सभी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जैसे राष्ट्रपति हो गया, संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं किया तो संसद महाभियोग लगाएगी, भगा देगी उस राष्ट्रपति को। ठीक है ना, तो ये चीज है। फिर है शक्तियों का विभाजन, यानी कि भारतीय संविधान ने शक्तियों को 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसमें एक है संघ सूची, फिर है संवर्ती सूची, सॉरी राज्य सूची, और एक है संवर्ती सूची। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, संघ सूची में केंद्रीय विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं लगभग 99। राज्य सूची में क्या होता है, जिसमें राज्य स्तर के विषय होते हैं लगभग 67, और संवर्ती सूची में होता है 47 से 52, जो कि दोनों मिलकर इसमें कार्य बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं। फिर आती है संशोधन प्रणाली की। तो संशोधन प्रणाली के रूप में भारतीय संघीय जो व्यवस्था है ये इसके अनुरूप है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसके लिए सही है, क्योंकि इसमें जो है ना संसद सबसे अहम भूमिका निभाती है भारतीय संविधान के संशोधन में, और कोई भी इसमें संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, अब संसद ही क्यों करती है, क्योंकि इसमें जनता ने जिन लोगों को चुना है ना वो जाते हैं, तो एक तरीके से संविधान में संशोधन भी जनता के द्वारा ही है, लेकिन उनके भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, ज्यादातर 3 स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र है, एक राज्य, एक स्थानीय, और 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, तो ये बातें आपकी सारी यहाँ पे हो जाती है अच्छी तरीके। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर था 20, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, यहाँ से देख लेंगे, राइट द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या है फेडरल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ द पावर्स एंड अमेंडमेंट सिस्टम, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब बारी आती है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है इसका विकास कैसे हुआ, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में ये जो संसदीय कार्यपालिका है इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, बेसिक सा ढांचा, जो स्वरूप है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान। कहां से लिया गया बच्चों, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है, बेसिकली जब 1999 में और 1935 में जो एक अधिनियम निकाले जाते थे, ठीक है, तो उस अधिनियम से संसदीय व्यवस्था की जड़ें उभरी। ठीक है, लोगों को पता चला कि संसदीय व्यवस्था क्यों जरूरी है, और हुआ यूं कि हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और डॉक्टर संजय सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, और भी बहुत सारे जो संविधान सभा में सदस्य थे, ठीक है ना, तो ये ना एक ऐसी सरकार चाहते थे। ओके, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। बेसिकली देखो 1919 में और 1935 में जो संसदीय बेसिकली जो अधिनियम वगैरह जो आए थे, उससे संसदीय व्यवस्था की जड़ें उभरी, और हमारे भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने एक ही चीज देखी, क्या भाई, कि हमें अपनी जो संसदीय व्यवस्था है, अपना देश का जो शासन है, हम 2 स्तर पे से रखेंगे, जिससे कि ना जो व्यक्ति पूजा है, जैसे राष्ट्रपति जैसे होता है ना कि राज्य का भी प्रमुख और देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति हो, तो ऐसी व्यवस्था नहीं रखेंगे, बल्कि ऐसी व्यवस्था रखेंगे जिसमें केंद्र का यानी कि देश का प्रमुख एक ही रहे और राज्य का प्रमुख जो है वो अलग अलग से बने रहे। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका जो है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, राज्यपाल, ये सभी विधायिका यानी कि संसद के प्रति या फिर जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रतिनिधि तो ये खुद ही है, ठीक है, अब उन जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से अगर आपको पता है तो शक्तियां सबसे ज्यादा किसको मिली हुई हैं, वो मिली है बच्चों राष्ट्रपति को। ठीक है ना, लेकिन भैया राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग अकेले नहीं कर सकता है, उससे अपनी ऐसी शक्तियों का अगर उपयोग करना है तो उसे किससे सलाह लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर होता है प्रधानमंत्री, उसी तरह से राज्य स्तर पर होते हैं मुख्यमंत्री। जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर होते हैं राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य स्तर पर होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर एक साथ कार्यपालिका बनाते हैं, और देश में अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाती है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि ये है भारत में संसदीय व्यवस्था की पूरी कहानी। ओके, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, और आपको शायद ही कुछ भी डाउट रह रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए
45 मिनट्स हमारे होने वाले हैं। इंग्लिश में देख लेंगे। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसी है इंडिया में, इस बारे में आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़िए। मैं अपना इमेज को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आप इसको एक बार में देख सकें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 और ये प्रश्न आपका जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है बच्चों, उससे लिया गया है। ठीक है, तो कौन सा न्यू टॉपिक ऐड हुआ है? संविधान के बारे में। वैसे जो आपका चैप्टर 9 है ना, उसी के कुछ कुछ पार्ट को चैप्टर 1 में ला दिया गया। ठीक है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या है कि चलने फिरने वाला, पैर लगे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है वो ऐसा नहीं है कि हम इसे खत्म कर दें, या फिर ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज जैसे हमारी नोटबुक होती है उसमें चेंज करते जाए। तो हमें ये बताना है कि ये जीवांत कैसे कैसे पिछले 70 से 75 सालों से ये हमारा संविधान बना हुआ है। वहीं अगर आप नेपाल का देखोगे तो 5 बार संविधान चेंज हो चुका है, कम से कम 5 से 6 बार चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन भारत के संबंध में तो है नहीं। तो ऐसी क्या विशेषता है जो उसे जीवांत बनाए हुए, जो उसे गतिशील बनाए हुए? ठीक है, अरे कम से कम क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो आंसर लिखोगे। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन की भूमिका बता दी। ठीक है, देखो, चाहे भारत का संविधान हो या फिर किसी अन्य देश का संविधान, तो उनके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि भविष्य में होने वाली जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए उसमें समाधान करना होना चाहिए, यानी कि उसमें सक्षम होना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो छुआछूत था, अनुच्छेद 17, उसके तहत इसे खत्म कर दिया गया। उससे पहले ये था, तो हमारे संविधान में ये बेसिकली ये हमारा संविधान इसमें सक्षम था कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस किया हमने और भेदभाव को खत्म कर दिया। हमारे संविधान में ये कहा गया कि भैया जो भी क्या नाम है नागरिक रहेंगे, वो सभी कानून के समक्ष समान रहेंगे, और जो इसको पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ऐसा होता है। तो ये क्या पहले था? नहीं। ठीक है, इसी तरीके से पहले जो था उपाधियां हर एक को दी जा रही थी, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि उपाधि केवल 2 क्षेत्र में दी जाएंगी, एक सैनिक क्षेत्र में और दूसरी शैक्षिक क्षेत्र में। इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, सरकार की तरफ से। तो ये क्या पहले था? नहीं, ये अभी तो किया गया। अनुच्छेद 370, क्या ये पहले जम्मू कश्मीर से हटाया जा चुका था? नहीं, ये कब हटाया गया? अभी हटाया गया है, तकरीबन 2019-20 में। ठीक है ना, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई भी संविधान जब उसमें ये वो इसके लायक सक्षम है कि भविष्य में जो भी चुनौती आएगी उसका सामना कर सकता है, उससे लड़ने के लिए खुद में कुछ संशोधन कर सकता है, आसान तरीके से, कठोर तरीके से, तो वो संविधान गतिशील हो जाता है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है वो देखो, जो मैंने आपको बातें बताई है ना, बस वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप चाहो तो इसे पढ़ लो कि परिस्थितियों के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें कुछ ये बात है। ठीक है, जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, बस वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, सिंपल सा। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यस, बिकॉज ऑफ दैट हिज एयर। जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, ये हो गया। उसके बाद में आपका डी और ई वाला पार्ट आपका यहाँ। ठीक है भाई, आगे समझ अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23rd में पूछा गया बच्चों कि भारतीय या फिर अन्य जो कंट्रीज होती है, इनके द्वारा नागरिकता समाप्ति के तरीके। देखो, पिछले पेपर में मैंने आपको बताए थे 5 ऐसे तरीके जिससे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब आपको बताऊंगा 6 से 7 ऐसे तरीके जिससे आपकी नागरिकता खो सकती है। कौन कौन से, आइए समझते। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ में मैं समझाऊंगा। देखिए प्रश्न क्या है, मतलब आंसर में सबसे पहला है लंबे समय तक अनुपस्थिति। का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि कई कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप उस मूल कंट्री में जिसको आपकी नागरिकता प्राप्त है, अगर आप वहां पे 10 साल तक नहीं आते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर फ्रांस का बंदा है, वो 10 साल तक अगर बाहर रहता है किसी अनदर कंट्री में, और वो 10 साल तक फ्रांस में वापस नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से, फ्रांस की सरकार की तरफ से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, खंडित कर दी जाएगी। ठीक है, कई कंट्रीज में ऐसा होता है। अब देखो, ये जो तरीका है ना विवाह वाला, इसके द्वारा नागरिकता समाप्त भी होती है, नागरिकता प्राप्त भी होती है। जैसे महिलाएं जो है वो विदेशी नागरिकों से विवाह करती हैं, तो क्या होती है, जो मूल उनकी कंट्री है उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी कंट्री है उन्हें उनकी नागरिकता मिल जाती है। तो विवाह समाप्ति और प्राप्ति दोनों में आ जाएगा। ठीक है, के बाद में विदेश में सम्मान तथा सरकारी नौकरी, ये भी जो है वो समाप्ति और प्राप्ति में आ जाता है। कैसे कि यदि कई बार ये होता है कि कहीं पे आप किसी कंट्री में जाके सरकारी नौकरी कर लेते हैं,
लाइक अगर जैसे आप इंग्लैंड में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप सरकारी नौकरी कर लेते एक टाइम पीरियड तक, तो आपको इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। और यही तरीका क्या है कि जब उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिली, तो जो उसका मूल कंट्री था उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी हो जाता है। और कई बार कि अगर आपने किसी कंट्री के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री की सूचना देने के बाद में, या फिर आप उनसे सलाह नहीं लिए, सलाह मशवरा नहीं किया, आप किसी दूसरी कंट्री में गए और बड़ा अवार्ड लेने चले गए, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। और ये भी है कि स्वच्छता से नागरिकता त्याग करना या फिर स्वच्छता से नागरिकता को मांगना। जैसे कोई भारत का बंदा है, वो अमेरिका की नागरिकता चाहता है, तो वो क्या करेगा, नागरिकता प्राप्ति में अमेरिका को पंजीकरण देगा, यानी कि स्वेच्छा से क्या करेगा, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करेगा। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। फिर आता है दोहरी नागरिकता प्राप्त होने पर, यानी कि कई बार ये होता है कि जब उसे दो राज्यों की, दो कंट्री की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे में किसी एक की उसे छोड़ नहीं पड़ती, ठीक है। फिर आता है गोद लेना। तो कई बार ये होता है कि किसी विदेशी बच्चे ने किसी बच्चे को गोद लिया है, तो जो बच्चा है ना, उसको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। फिर देशद्रोह, अगर आपने, ये तो भाई बहुत ही आसान सा है, आपने देश के खिलाफ बात कर दी, देश की शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को खतरा पहुंचाया, निकलो, तुम इस देश के हो ही नहीं सकते, नागरिकता है ही नहीं, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ये चीजें है, ठीक है भाई। तो ये तरीके हैं जिनसे नागरिकता की समाप्ति हो सकती है और नागरिकता की प्राप्ति भी हो सकती है, सारे पार्ट से, ठीक है। अब आप इन एक एक चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। Mention the methods of termination of citizenship in India and other countries। तो सबसे पहला है प्रोग्लैंड absence, काफी लंबे समय तक ना होना। मैरिज है, ऑनर एंड गवर्नमेंट जॉब इन फॉरेन कंट्रीज दिया जाता है। एंड देन वॉलंटरीली दी सिटीजनशिप, अडॉप्शन एंड ट्रेसन, ये चीजें जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ओके। वेल बच्चों, यहाँ पे हमने, आप सभी को पता है कि 4-4 मार्क्स के हमारे जो 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न बड़े बड़े, हर एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। और अभी टोटल हुए हैं 52 मिनट, ठीक है। तो अभी ना एक चीज और आपको बताता हूँ, वो क्या है सर जी, वो ये है कि अब जो है वो सेक्शन नंबर डी में हमारे 4 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में आपसे 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो फिर से अब हम करेंगे एमसीक्यू। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो के एंड होने के बाद में मुझे बताना है कि 24 में से आपके कितने आंसर आए, सही आपने किसने दिए, ठीक है ना, कितने आपने सही, ओके। आइए पढ़ते हैं और आगे। तो 24 है यहाँ पे गद्यांश के आधार पे हमसे क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन ये है कि जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर आसानी अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र के साथ विवाद और स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद होने के अनेक उदाहरण में मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता है। इन विवादों को राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही होता है। यानी कि सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो संघवाद वाला आपका चैप्टर है, उसके संबंध में यहाँ पे बातें की जाए, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न एकदम सिंपल सा है, जो कि आपको नॉर्मली भी पता होगा। प्रश्न क्या है बच्चों, अब मुझे इसका पीटी चेंज करना पड़ेगा, 2 करते हैं। देखो, केंद्र तथा राज्य में किस कारण विवाद होता है, ठीक है। तो केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में सबसे ज्यादा विवाद किसको लेकर होता है, वित्त को लेके, आपातकाल को लेके, ठीक है, भाषा को लेके या फिर धर्म को लेके, किसको लेके होता है बच्चों, ज्यादातर जो विवाद है बच्चों वो होता है वित्त को लेके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, राज्यों में आपसी विवाद के किसी एक कारण का चयन कीजिए, ठीक है। किस कारण से विवाद होता है, जाति को लेके, सीमा को लेकर, धर्म को लेके या फिर वित्त के कारण, ठीक है। अब आप कहोगे है सर जी क्वेश्चन तो दोनों एक ही लग रहे हैं, एक है केंद्र तथा राज्य में किस कारण से विवाद होता है, दूसरे राज्यों में आपसी। देखो, एक है केंद्र और राज्य के बीच में, है ना, एक सेंट्रल है एक स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, जब दो स्टेट्स की बात आ जाती है, दो स्टेट्स यूपी बिहार, ठीक है ना, अदर जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो बात है वो मेनली किस बात से होता है, वो होता है बच्चों सीमा, ठीक है ना, यानी कि टेरिटरी बॉर्डर्स को लेके, ठीक है ना, यानी कि स्टेट बॉर्डर्स को लेके ये बात आ जाती है, ठीक। थर्ड क्या है कि कानूनी विवादों को कौन हल करता है, यानी कि कोई भी कानून है उसके ऊपर कोई विवाद है तो उसे कौन हल करेगा, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा आंसर, कौन हल करेगा बच्चों, न्यायपालिका हल करेगा। यानी कि ये जो एमसीक्यू रहेंगे ना, कुछ आपके आसान आएंगे कुछ नॉर्मली होंगे, ठीक है। अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास होती है, यानी कि अंतरराज्यीय से यूपी बिहार तेलंगाना हरियाणा उत्तर प्रदेश
किसी अन्य जो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसे कौन सुलझाएगा? क्या राज्यपाल सुलझाएगा? बिल्कुल भी नहीं। संसद, अरे संसद तो वो केंद्र का काम करती है, राज्य में कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति वो देखेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखती है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देखती है। ठीक है, कंप्लीट आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे। अब बारी आती है इंग्लिश में कि वेयर ऑन दी वन हैंड एंड द स्टेट्स दी में, एक सेकेंड, हाँ आप चाहे तो इसे पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वेयर, मुझे अपना इमेज छोटा करना चाहिए तब पढ़ते हैं। देखो, where on the one hand the states remain the dispute with the center on the question of more autonomy and their share on the source of income. On the other hand, there are many examples of mutual disputes among the states over the boundaries in the federal system. It is true that in legal disputes the judiciary plays a role of an arbiter, but the nature of the dispute is not merely legal. These disputes also have political aspects, so their best solution can be found only on the basis of discussion and the mutual trust. Okay, तो आइए समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि फॉर व्हाट रीजंस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो क्या होता है? अबाउट फाइनेंशियल्स। ओके, एंड सेकंड, सेलेक्ट एनी वन रीजन फॉर म्यूचुअल डिस्प्यूट अमॉन्ग स्टेट्स। ठीक है ना, तो अमॉन्ग स्टेट्स के बीच में बात की गई तो वो क्या होता है? ऑन द स्टेट बॉर्डर। ओके, थर्ड, हु कैन सेटल लीगल डिस्प्यूट। तो कौन सेटल करता है? जुडिशियरी सेटल करता है। हु हैज द पावर टू सेटल इंटरस्टेट डिस्प्यूट। तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्टून के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है एक कार्टून। अब इस कार्टून का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है? ये जो है वो संसद को यहाँ पे प्रतिरूप किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो थैले रखे हुए हैं, इसमें क्या पैसा रखा हुआ है, सीमेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इसमें, ये आपको समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है अन्य बातें आ जाती हैं। हम सीधा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं इस चित्र के आधार पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त कार्टून में संसद को किस रूप में दिखाया गया है? यानी कि ये जो संसद है ना, संसद बेसिकली कौन सा है? केवल एक ये जो बंदा है ना, ये संसद है। तो इसे यहाँ पे किस रूप में दिखाया गया है? क्या ये कोई हकीम है, क्या ये कोई लाला है, अखबार बांटने वाले, या फिर नौकरशाही का कोई बंदा है? ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो किताब है ना, उसमें जब आप इसे देखेंगे तो कार्टून के ठीक नीचे लिखा हुआ है यह संसद का हाकिम स्वरूप है। ऐसा हाकिम वाला स्वरूप। ठीक है, हाकिम, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, उपयुक्त कार्टून में लाइन में लगे कौन लोग हैं? यानी कि ये जो लाइन में आप ये जो लोग देख रहे हो ना, लाइन में ये पूरे के पूरे सारे के सारे, ये लोग कौन है जो लाइन में लगे हुए हैं संसद के सामने? क्या है, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आए हैं ये? ठीक है, तो ये लोग कौन है बच्चों? ये है बेसिकली मंत्रीगण है। और ये यहाँ पे किस लिए आए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये आए हैं बच्चों संसद से पैसा लेने के लिए। इसलिए आए हैं बच्चों, संसद से पैसा लेने के लिए आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त कार्टून में संसद की कौन सी शक्ति दर्शाई गई है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कार्टून में जो है एक से, हाँ, कार्टून में यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? यहाँ पे रखे हुए हैं भर भर के थैला, भर भर के थैला पैसा रखा हुआ। ठीक है ना, तो कौन सी शक्ति को यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों? यहाँ पे दर्शाया गया है संसद की जो धन आवंटित करने की शक्ति है, वित्त देने की शक्ति है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, सिंपल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, संसद किसके माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? यानी संसद जो है वो कार्यपालिका को किन किन माध्यम से? तो कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर भी उस पर नियंत्रण रख सकती है, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि निंदा प्रस्ताव के द्वारा भी रख सकती है, वित्त पर नियंत्रण के द्वारा भी रख सकती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कार्टून में संसद का कौन सा रूप है? हाकिम है। लाइन में लगे लोग कौन है? मंत्रीगण है। और संसद की कौन सी शक्ति है? धन आवंटित करने की। कार्यप्रक्रिया पर कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो सारे आ जाते हैं। ठीक है भाई, ओके। 59 मिनट हो चुके हैं, बस 5 मिनट और लगेंगे, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे इसी तरीके से, ये पार्लियामेंट है और इस संबंध में आपके सामने ये दिए गए हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला है हु इज द पार्लियामेंट्री शो इन द अबव कार्टून। ठीक है ना, हाउ, सॉरी वो नहीं, हाउ है। हाउ यानी कि लाइक प्रिंसेस, यानी राजा वाला प्रिंसेस नहीं, हाकिम वाली बात हो रही है। ओके, सेकंड, हु आर द पीपल इन लाइन इन द अबव कार्टून। तो कौन है बच्चों? मिनिस्टर्स हैं।
ठीक है ना, अनदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके मिनिस्टर्स। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन द अबव कार्टून, किस पावर को यहाँ पे कार्टून में दर्शाया गया है, टू अलोकेट फंड्स, ठीक है, पैसा मांगना। थ्रू whom does the parliamentary control the executive, तो ऑल ऑफ दी वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है भाई, आगे समझने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर आता है 26। यहाँ पे ना एक चित्र दिया गया है बच्चों, ठीक है, ये दिया गया है एक चित्र, आपको इस चित्र के आधार पे जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं, आपकी जो सेकंड वाली बुक है राजीव सिद्धांत वाली, इससे एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का एमसीक्यू वाला जरूर रहेगा, चित्र वाला, जिसमें 2 चित्र, एक तो नागरिकता वाला, नेल्सन मंडेला वाला, और तीसरा एक और आंग सैन सू वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये चौथा चित्र है और एक चित्र अभी और करवाऊंगा। इन्हीं 5 में से एक चित्र आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं, केवल एक आएगा और इन्हीं 5 में से कोई एक आएगा, ठीक है। और चित्र की भी एक अलग से मैं वीडियो ला दूंगा आधे घंटे की, जिसमें सारे चित्र की बात में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई छवि का नाम पहचाने, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई जो छवि है इसका नाम पहचाने। तो ये जो छवि है बच्चों, ये किस व्यक्ति की है, ठीक है। तो क्या ये रविंद्रनाथ ठाकुर की है, नेल्सन मंडेला की है, रविंद्र घोष की है, या फिर प्लेटो की है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 7वां है राष्ट्रवाद वाला, ठीक है, तो ये उस किताब उस चैप्टर से लिया गया है। अब हमें ये समझना है कि ये बेसिकली है किसके संबंध, ठीक है, किसकी है ये। तो ये बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर की, तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई छवि के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, राष्ट्रवाद, मानवता, राष्ट्र या फिर उपनिवेश, क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानवता, और मानवता पर मैं कभी भी राष्ट्रवाद को हावी नहीं होने दूं, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या है कि चित्र में दर्शाई गई छवि ने किसका विरोध किया है, ठीक है ना। तो किसका विरोध किया है, लोकतंत्र का, साम्यवाद का, औपनिवेशिक शासन का, या फिर समाजवाद का, ठीक है। लोकतंत्र का विरोध कोई करेगा नहीं करेगा, समाजवाद का करेगा बहुत कम करता है, साम्यवाद एक तरीकों को हो सकता है, और औपनिवेशिक शासन। लेकिन अगर आपके सामने और चॉइस हो कि साम्यवाद को या फिर औपनिवेशिक शासन, तो सबसे ज्यादा किसे आप चूज करेंगे, आप करेंगे औपनिवेशिक शासन को विरोध करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसने कहा है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता, यानी कि राष्ट्रवाद हमारा आखिरी टाइम पीरियड नहीं हो सकता है, ये कथन किसका है, सिंपल सी बात है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का है, सिंपल, ओके। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 26 रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे सारे समझ में आ गए। छवि का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मानवता, ठीक है, किसका विरोध किया, औपनिवेशिक शासन का, और राष्ट्रवाद हमारा गंतव्य नहीं हो सकता, ये नहीं कहा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस चित्र को आप देखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, इस चित्र को अब आप देखेंगे इंग्लिश में कैसे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इमेज शोन इन द पिक्चर, कौन सा है, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। What is the most important as per the image shown in the above picture, that is humanity is most important for him, for his basically, okay. And who was opposed by the image shown in the above picture, that is colonial rule. And the last one, who said the statement of the nationalism cannot be our final destination, that is Rabindranath Tagore said this statement, okay. well, आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यानी कि आपको एक अच्छे तरीके से फिर सारी चीजें समझ। इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक था बच्चों, इसमें हमने टोटल जो है वो अपने 12 एमसीक्यू, ठीक है, 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स से आपके 3 क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यू वाले थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि टोटल जो है, अगर मैं 80 में से माइनस कर देता हूँ 24 को, तो कितना बचेगा, 66, ठीक है। टोटल 66 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, 80 में से 24 को हटाएंगे तो 66, सॉरी 80 में से अगर हम देखो क्या है ना कि अभी मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा था आपको, ठीक है ना, तो एकदम से ऐसा हो जाता है। तो 80 में से अगर हम आपको 4 मार्क जो 6 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन इनको हटा देते हैं, तो टोटल 56 नंबर के आपके जो क्वेश्चन थे वो हमने आज के इस पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए, ठीक है बच्चों। अब जो अगला वीडियो रहेगा, ठीक है, हमारा जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इस पेपर का, वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।
इसमें मैं आपको 6 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिसके बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप सभी को आज का जो वीडियो था वो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगे तो आपने करना क्या है, जितना हो सके आप सभी से आप उतना, ठीक है ना, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर करें। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक चीज याद रखना, शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई और बेहतर बना सकें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस के एनुअल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।